स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। इसके पहले जितने भी प्रॉब्लम हम लोग बना रहे थे उसके मदद से हम लोग रिविट वैल्यू निकालने के लिए सीख रहे थे, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालने के लिए सीख रहे थे और इफिशिएंसी ऑफ जॉइंट निकालने के लिए सीख रहे थे। लेकिन इस न्यूमेरिकल के मदद से आज के क्लास में हम लोग पिच का लेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। जब पिच का लेंथ निकल जाएगा तो उस पिच को हम लोग मिनिमम क्राइटेरिया से कैसे चेक करेंगे उसके बारे में भी सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद समझते हैं कि क्या डाटा नोन है और कौन सी डाटा अननोन है, यानी कौन सी डाटा डिटरमाइन करनी है, पता लगाना, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद रिलेशन के पास जाएंगे, उसके बाद फिगर बनाएंगे, बड़ा आराम से सारे चीज़ को स्टेप वाइज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चंस को पढ़ने के पहले आपको लिख देना है सॉल्यूशन, ठीक है ना, और उसके बाद लिख देना है गिवन, ठीक है ना। हाँ, देखिए क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, फाइंड द सुटेबल पिच। आपको ये फाइंड करना है सुटेबल पिच, सुटेबल पिच फाइंड करनी है, यानी पी आपको फाइंड करनी है। चलिए, दूसरी बात कह रहा है कि फॉर ए सिंगल रिविटेड लैप ज्वाइंट, जो आपके ज्वाइंट दिया गया है वो लैप ज्वाइंट है। तो अगर ज्वाइंट की अगर फिगर बनाना चाहोगे तो आप ऐसा बनाओगे, ये आपकी लैप ज्वाइंट है, दिस ज्वाइंट को बोलते हैं लैप ज्वाइंट। ये इसको बोलते हैं लैप ज्वाइंट, ठीक है ना। हाँ, एक बात और यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पढ़िएगा कि सिंगल रिविटेड लैप ज्वाइंट है, सिंगल रिविटेड लैप ज्वाइंट है। सिंगल रिविटेड कहने का मतलब आप लोग को समझना है कि एक रो में रिविटिंग किया गया है। कितना रो में रिविटिंग किया गया वो, तो बोलो सर एक रो में रिविटिंग किया गया है। यानी अगर इसकी प्लान देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, सॉरी सेक्शन आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा, ये आपको सेक्शन दिखा, ठीक है ना। हाँ, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जॉइंट तक तो कंप्लीट कर लिए थे। फॉर प्लेट 10 mm थिक, यानी थिकनेस ऑफ प्लेट दे रखा है, थिकनेस ऑफ प्लेट यानी टी मिनिमम दे रखा है, यानी थिकनेस ऑफ प्लेट कितना दे रखा हुआ, तो सर 10 mm दे रखा है, ठीक है ना। हाँ, चलिए आपको और क्या दे रखा है, शियरिंग स्ट्रेस दे रखा है, यानी टॉ भी एफ कितना दे रखा हुआ, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद आपको बियरिंग स्ट्रेस दे रखा, बियरिंग स्ट्रेस यानी सिग्मा पी एफ या बी एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सिग्मा बी एफ या पी एफ कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है ना। इज इक्वल टू 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब टीयरिंग स्ट्रेंथ भी दे रखा है, सिग्मा 80, mm। देखिए आप अगर थोड़ा बहुत सोच पा रहे होंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ रहा होगा कि सर रिविट का नॉमिनल डायमीटर तो गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, रिविट का नॉमिनल डायमीटर निकालना चालू करो। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा ना, तो हम लोग लिखेंगे अनविन फार्मूला का यूज करेंगे, यूजिंग अनविन्स फार्मूला। अच्छा, अनविन्स फार्मूला काहे यूज कर रहे हैं, तो सर आपकी नॉमिनल डायमीटर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग अनविन फार्मूला के हेल्प से नॉमिनल डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे दिखाई पड़ा ना, अनविन फार्मूला क्या होता है, तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट, नॉमिनल डाया ऑफ रिविट, रिविट का नॉमिनल डायमीटर कैलकुलेट करते हैं, डी एन बराबर क्या होता है 0.6
6.01 इंटू अंडर रूट टी, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डी एन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो डी एन किससे कैलकुलेट होगा, तो चलो बताओ, डी एन की वैल्यू आपको आ गया 6.01 इंटू रूट अंडर टी की वैल्यू कितना है सर, टी की वैल्यू आपको 10 mm दे रखा है, ठीक है ना, 10 mm। यहाँ से आप डी एन कैलकुलेट कर लोगे। चलो कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करते हैं रोक करके। देखिए कैलकुलेट करने के बाद आपको जो यहाँ पे आया 19.005। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि 19 mm डायमीटर का रिविट नहीं होता है, 19 mm डायमीटर का रिविट नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि हम लोग जो रिविट यूज कर रहे हैं वो 20 mm का रिविट यूज कर रहे हैं। कितना mm का रिविट यूज कर रहे हैं, 20 mm का रिविट यूज कर रहे हैं, क्योंकि 19 mm का रिविट होता ही नहीं। बच्चे लोग कैलकुलेट करके क्या कर देता है कि डायरेक्ट 19 mm को ही रख करके कैलकुलेशन कर देता है और सारा कैलकुलेशन गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान देना है कि बाजार में जितना mm का रिविट रहेगा वही ना खरीद के लाओगे डिजाइन करने के लिए। हाँ, तो उस स्थिति के लिए नॉमिनल डायमीटर आप बाजार के अनुसार सेलेक्ट करोगे, कितना, 20 mm का। IS कोड के अनुसार ही, बाजार नहीं, IS कोड के अनुसार हम लोग 20 mm का यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 19 mm का कोई रिविट नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ चलिए, हम लोग को नॉमिनल डायमीटर पता चल गया, तो क्या ग्रोस डायमीटर नहीं निकाल सकते हैं, ग्रोस डाया ऑफ रिविट। बताओ ग्रोस डायमीटर ऑफ रिविट कितना जाएगा, डी नॉट बराबर 20 mm है, तो बताओ 25 से तो छोटे ना है, तो बताओ ग्रोस डायमीटर ऑफ रिविट यानी डी नॉट बराबर हो जाएगा डी एन प्लस हो जाएगा 20 mm से अगर छोटा है तो 1.5 जोड़ देंगे, यानी डी एन आपको पता चल गया है 20 mm डायरेक्ट लिखिए प्लस 1.5 mm, यानी 21.5 mm, 21.5 mm आपको नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट पता चल गया। चलो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आपको निकालना क्या है, तो सर हमें निकालना है सूटेबल पिच, पिच निकालना है। तो देखिए पिच निकालने के लिए आपको रिविट वैल्यू निकालना होगा। क्या निकालना होगा, रिविट वैल्यू। तो देखिए रिविट वैल्यू निकालने के लिए आपको शियरिंग स्ट्रेंथ निकालना होगा, आपको बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना होगा। इस चीज को आप समझ लीजिए। तो आपको निकालना होगा क्या, शियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले रिविट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सीखते हैं। तो शियरिंग स्ट्रेंथ, शियरिंग स्ट्रेंथ, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, रिविट का शियरिंग स्ट्रेंथ यानी PS बराबर हो जाएगा टॉ वी एफ इंटू पाई इंटू डी नॉट के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। हाँ देखिए, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे सिंगल शियर होगा कि डबल शियर होगा, तो सर यहाँ देखने से पता रहा कि सिंगल शियर होगा, यानी शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट इन सिंगल शियर भी लिख सकते हैं, इन सिंगल शियर, ठीक है ना। इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। चलो टॉ वी एफ की वैल्यू कितना दे रखा है, तो सर टॉ वी एफ की वैल्यू सर 100। देखिए आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे और पॉज करने के बाद खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यानी π/4 इंटू डी नॉट कितना निकल के आया, तो 21.5 के होल स्क्वायर, ठीक है ना। शियरिंग स्ट्रेंथ पता चल गया। चलो बियरिंग स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट दैट इज PB। PB बराबर होता है कितना, सिग्मा BF इंटू डी नॉट इंटू टी मिनिमम। ये होता है बियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। किसके लिए, तो सर ये सारा चीज हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, तो पर पिच में, यहाँ पे पर पिच में। ये भी कितने के लिए, पर पिच में। ये भी कहाँ पे, पर पिच में। सब लिख लेंगे पर पिच, ठीक है ना। हाँ
चलो बियरिंग स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट करो। तो सर बियरिंग स्ट्रेंथ के लिए कितना है, तो स्ट्रेस बियरिंग स्ट्रेस आपको 300 है, तो यहाँ पे लग दो 300। डी नॉट कितना है, तो 21.5 इंटू टी मिनिमम की वैल्यू कितना है, तो सर टी मिनिमम की वैल्यू 10। अरे सर दोनों एक ही है, पता कर लो चाहे कोई लो, ठीक है ना। चलो बियरिंग स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब हम लोग को थोड़ा सा टीयरिंग स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करिए लीजिए, ये भी जरूरत पड़ेगा। टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, रिवेट का टीयरिंग स्ट्रेंथ पर पिच में निकालिएगा, दिखा पड़ा ना, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट यहाँ पे पर पिच यानी पीटी। तो पीटी बराबर क्या होगा फॉर्मूला, अरे बताओ। तो सर पीटी बराबर आप नहीं जानते हो, सिग्मा ए टी इंटू पी माइनस डी नॉट इंटू टी मिनिमम। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आप इसको ऐसे नहीं, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करोगे यानी टीयरिंग स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, पी टी टीयरिंग स्ट्रेंथ सिग्मा ए टी की वैल्यू, यानी डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लिख दीजिए, सिग्मा ए टी इंटू पी माइनस डी नॉट इंटू टी मिनिमम। चलिए टीयरिंग स्ट्रेंथ यहाँ पे 150, अगर 150 नहीं दिया रहता तो हम लोग कैसे निकालते, तो 0.6 इंटू एफ वाई करके निकाल लेते, ठीक है ना। अच्छा बताओ ये पर पिच तो पता नहीं है, तो नहीं है पता सर, डी नॉट 21.5, टी मिनिमम तो सर 10 mm, ठीक है ना। तो सबको एक साथ कैलकुलेशन करेंगे, यानी यहाँ से पी टी की वैल्यू ये आया। अच्छा इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना। हाँ आपको यहाँ पे एक बात ध्यान दे लीजिए, यहाँ पे मेन बात आपको ध्यान देना, इस बात को ही यहाँ पे समझना है कि अगर आपको जब कभी भी आपको पिच का लेंथ निकालने के लिए कहेगा ना, सूटेबल पिच का लेंथ निकालो, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, तो सर उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि रिविट वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिविट वैल्यू निकालेंगे, और हम लोग टेंशन यानी टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट से इक्वेट कर देंगे तो पिच निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिविट वैल्यू निकालिए, तो रिविट वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, रिविट वैल्यू बराबर होता है यानी आर भी बराबर होता है मिनिमम ऑफ बोलवे नहीं करेगा, मिनिमम ऑफ शियरिंग स्ट्रेंथ एंड बियरिंग स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले ये तीनों के कैलकुलेट कर देते हैं। चलो पॉज करके देखिए, सारे डाटा को कैलकुलेट करके लिख दिए। शियरिंग स्ट्रेंथ इतना हमारा कैलकुलेट करने के बाद आया, रुकिए पेन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, पॉज करके देखिए। शियरिंग स्ट्रेंथ हमको निकल के आया 36,305, और बियरिंग स्ट्रेंथ हमारा निकल के आया 64500, ठीक है ना। इतना न्यूटन हम लोग को निकल करके आया। अब हमको शियरिंग स्ट्रेंथ पता चल गया, बियरिंग स्ट्रेंथ पता चल गया। अब हमको रिविट वैल्यू में क्या निकालने की जरूरत पड़ता है, रिविट वैल्यू कैसे निकलता है, तो मिनिमम ऑफ शियरिंग एंड बियरिंग। तो देख लो सबसे पहले लिख दो मिनिमम ऑफ शियरिंग कितना है, तो सर शियरिंग आप लिखो 36,305,03 न्यूटन, और उसके बाद बियरिंग कितना है, तो 64,500 न्यूटन। शियरिंग पता है, बियरिंग पता हो गया। अब तो रिविट वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों में से नन का, तो दोनों में से नन का रिविट वैल्यू आ जाएगा। तो सर रिविट वैल्यू हमारा निकल के आ गया कितना, तो सर 36,305.03 न्यूटन, ठीक है ना। इतना आ गया आपको रिविट वैल्यू। चलिए रिविट वैल्यू तो निकल गया, हमको क्या रिविट वैल्यू निकालना था, नहीं सर रिविट वैल्यू हमको नहीं निकालना था। तो सर आप रिविट वैल्यू क्यों निकाल दिए, तो सर रिविट वैल्यू इसलिए निकाले ताकि रिविट वैल्यू के हेल्प से ही हम लोग को क्या निकालना है, पिच का लेंथ निकालना। देखिए इस चीज़ को यहाँ पे समझिए कि आपके रिविट वैल्यू कहने का मतलब इतना से कम लोड अगर दीजिएगा तो ये जॉइंट फेल कर जाएगा।
तो इतना लोड के लिए आपको कितना पिच देना होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बस आप टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ पर पिच को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे इक्वेटिंग इसको अगर इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए तो ये लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बार बार हम इस चीज़ को बोल रहे हैं कि दोनों को इक्वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे ये जो जॉइंट बन रहा है इस जॉइंट में मिनिमम इतना लोड के लिए कितना पिच रखना होगा, इसीलिए इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ चलो, यहाँ से अगर रिबिट वैल्यू को इक्वेट करोगे तो देखो तो आपकी ये वाला इक्वेशन क्या है, पीटी, तो पीटी बराबर क्या लिख दोगे, चलो बताओ तो 150 इंटू पी माइनस 21.5 इंटू 10 बराबर इसको लिखेंगे 36,305.03। दिखाई पड़ा ना। हाँ चलो, इतना आ गया। क्या यहाँ से देखिए सारा क्या है, नोन है, एक अननोन है, क्या ये पी की वैल्यू नहीं निकलेगा। आप कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद हमारा आया 45.70, यानी इतना mm का आप पिच रख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा कि सर आप मिनिमम पिच से एक बार चेक कर लो, कहीं मिनिमम जितना पिच देना चाहिए उससे कहीं कम नहीं ना रहा है। अगर उकरा से कम आ रहा है तो कम से कम तो उतना देना ही होगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि इस कंडीशन को मिनिमम केस से चेक करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, ये क्वेश्चन है इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए, हमारा जो आया सोल्व करने के बाद जो हमारा पिच हमारा ये आया, लेकिन हम लोग IS कोड के अनुसार जानते क्या है, IS कोड के अनुसार हम लोग जानते हैं कि मिनिमम पिच जो होना चाहिए, मिनिमम पिच जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2.5 इंटू नॉमिनल डायामीटर होना चाहिए कि नहीं। एकरा से कम नहीं होना चाहिए, एकरा से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम इतना पिच होना ही चाहिए। तो देखो तो 2.5 इंटू नॉमिनल डायमीटर कितना है 20, तो 20 दूनी 40 और 10 50, यानी मिनिमम 50 mm का पिच तो होना ही चाहिए, ऐनी हो। लेकिन आपने जो कैलकुलेट करके लाया वो 45 से आ रहा है, तो इतना नहीं ना लगा सकते हैं। तो आपको मिनिमम पिच इतना लगाना ही होगा, ऐनी हो। और आपने कैलकुलेट करके लाया जो कमों से कम है, यानी मिनिमम से भी कम है। इसका मतलब आपको जो पिच लेना होगा वो 50 mm कम से कम लेना ही होगा। ये तो कम आ रहा है, जितना चाहिए ओकरों से कम आ रहा है जो आपने कैलकुलेट किया। तो उस स्थिति में आप क्या करो, मिनिमम वाला वैल्यू ही आपका हो जाएगा। तो मिनिमम आया तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइडेड मिनिमम पिच इज इक्वल टू 50 mm, ठीक है ना। इस चीज को लिख करके आप अंडरलाइन करोगे। इस चीज को हम बार बार फिर से समझा रहे हैं कि यहाँ पे आपने कैलकुलेट करके लाया इतना 45.70 mm, लेकिन आपने जब IS कोड से इसको रिक्वायर्ड पिच की जरूरत पड़ा, मिनिमम पिच तो इतना निकला, यानी 50 mm निकला। यानी कम से कम तो इतना लगाना ही होगा, इतना पिच तो रखना ही होगा, लेकिन ओकरों से कम आ रहा है। तो ये तो सबसे कम है, ओकरों से कम आएगा तो फेल कर जाएगा ना। तो उस स्थिति में 50 तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपने यहाँ कैलकुलेट करके लाया 45 ना करके आया 60, तो यहाँ पे 60 लिखते, क्योंकि मिनिमम से बड़ा है तो ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप खुद से एनालिसिस करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चंस में हम लोग किए क्या, तो इस क्वेश्चंस में सबसे पहले तो क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हमको ये समझ आया कि पिच का लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, कि कितना पिच लगाना होगा कि हमारा जॉइंट सेफ रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, जो पिच का लेंथ निकालने के लिए रिबिट वैल्यू कैलकुलेट किए, और रिबिट वैल्यू को
टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट से कंपैरिजन कर दिए, तुलना कर दिए, इक्वेट कर दिए। इससे फायदा क्या हुआ कि पिच निकल गया। पिच निकल के आया, देख रहे हैं कि पिच हमारा 45.7 आया, 45.7 आया। तब उसको हम देख रहे हैं क्या सही में इतना पिच लगाना होगा कि कहीं और लगाना होगा। तब हम उसको चेक करने के लिए IAS कोड के पास गए और उसको मिनिमम क्राइटेरिया से चेक किए। कह रहा है मिनिमम क्राइटेरिया कितना होता है 2.5 इंटू नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिवेट। तो 2.5 इंटू 20 कर दिए तो हमारा यहाँ से वैल्यू आया मिनिमम पिच 50 mm। यहाँ कोड के अनुसार कह रहा है कि 50 mm से कम नहीं पिच लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 45 mm आ रहा है। तो कम से कम कोड के अनुसार तो बात मानेंगे ही, तो मिनिमम पिच हमको कम से कम 50 रखना ही होगा एनी हाउ। लेकिन अगर कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाता 70, तो यहाँ पे कितना रखते 70 ही रख देते, क्योंकि मिनिमम कितना आ रहा है 50 mm। ठीक है, तो चलो एक लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। अब अगले लेक्चर की ओर मूव करेंगे। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। इसके पहले जितना भी हम लोग प्रॉब्लम बना रहे थे उसके मदद से हम लोग रिविट वैल्यू निकालने के लिए सीख लिए थे, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालने के लिए सीख लिए थे, इफिशिएंसी ऑफ जॉइंट निकालने के लिए सीख लिए थे। साथ ही साथ हम लोग ये भी सीख लिए थे कि अगर आपको पिच का लेंथ निकालना हो रिविट लगाने के लिए तो वो पिच का लेंथ कितना रखें कि वो रिविटेड कनेक्शन सेफ रहे, यानी सूटेबल पिच का लेंथ भी कैलकुलेट करना सीख लिए थे। इस न्यूमेरिकल के मदद से हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई स्ट्रेंथ यानी किसी भी जॉइंट का स्ट्रेंथ दिया हुआ हो या लोड गिवन है तो उस लोड के मदद से हम लोग ये कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे कि कितना रिविट लगाएंगे कि वो लोड को आसानी से सह सके, आपका स्ट्रक्चर सेफ रहे, आपका मेंबर सेफ रहे। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब फाइनली बात ये कि आपको नंबर ऑफ रिविट कैलकुलेट करना है जब लोड गिवन होगा तब। ठीक है, हाँ। तो देखिए कुछ नहीं कहते, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ के फिगर बना लेंगे, और जैसे ही फिगर बना लेंगे तो जो डाटा गिवन रहेगा उसको लिखेंगे और जो डाटा कैलकुलेट करना रहेगा उसको लिखेंगे। दोनों में रिलेशन लगाएंगे, लगाने के बाद सोल्व करेंगे और वो चीज़ दिखने लगेगा जो चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, बस हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप यही है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो। ठीक है, हाँ। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये मेंबर ऑफ रूफ ट्रस, कोई एक रूफ ट्रस का मेंबर है जो कंसिस्ट कर रहा है 2 एंगल 2 ISA है। ISA अगर आप इंट्रोडक्शन का वीडियो लेक्चर देखने के बाद भूल रहे होंगे तो हम याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ISA का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। तो कह रहा है कि ये जो मेंबर है रूफ ट्रस का ना, वो 2 यानी 2 मेंबर जो है ISA का है, जिसका डायमेंशन दिया गया है 100 × 80 × 8 mm। देखिए बड़े आसानी से ये दोनों एंगल को हम ड्रा कर देते हैं। देखिए नहीं, कोई अकबकाना नहीं है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा। ये कोई एंगल है, ये एक एंगल ये है, दोनों एंगल का तो सेम ही स्पेसिफिकेशन है। ठीक है ना, हाँ। देखिए एक 100 mm है और एक 80 mm है, और ये जो थिकनेस है वो 8 mm है। ठीक है ना, हाँ। मीटर नहीं, सारा डायमेंशन mm है और सेम है। ठीक है ना, हाँ। आगे कह रहा है कि ये प्लेस बैक टू बैक ऑन द बोथ साइड्स ऑफ गसेट प्लेट, और ये दोनों एंगलवा के जोड़ल गया है। किससे जोड़ल गया है? तो एक गसेट प्लेट से जोड़ा गया है। गसेट प्लेट का काम ही होता है 2 मेंबर को या 2 से ज़्यादा मेंबर को एक साथ कनेक्ट करना। ठीक है ना, यही गसेट प्लेट का काम है। ठीक है ना, तो ये गसेट प्लेट है। देखिए ये गसेट प्लेट है, और इस गसेट प्लेट के देख कर रहा है कि देखो यहाँ से पढ़ने से आपको ये बात समझ आएगा। प्लेस बैक टू बैक ऑन द बोथ साइड्स ऑफ गसेट प्लेट, यानी ये जो गसेट प्लेटवा के दोनों साइड, ये दोनों एंगलवा को रिविट के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, हाँ। देखिए
यहाँ पे हम दोनों साइड पर लगाते हैं। ये आपका एक एंगल ये वाला हो गया, दूसरा एंगल ये वाला हो गया। एक ठीक है ना। हाँ देखिए दोनों एंगल को लगा दिए बैक टू बैक। ये आपका गसेट प्लेट है, इसको बोल रहे हैं गसेट प्लेट। देखिए दोनों इसको बोल रहे हैं, और इस गसेट प्लेट का थिकनेस है 10 mm। लिखा पड़ा ना गसेट प्लेट लिखने से। हाँ इस गसेट प्लेट का थिकनेस 10 mm है। अच्छा एक बात सोचिए कि ये अगर एंगल सेक्शन है तो उस एंगल सेक्शन का थिकनेस कितना होगा? अरे बोलो 8 mm होगा सर। आप ऐसे काहे करते हो? 8 mm लिखो, 8 mm। चलो ठीक है, ये दोनों को जोड़ दिया गया है। देखिए यहाँ तक आपने क्वेश्चंस को पढ़ के कर लिया कंप्लीट, ठीक है। हाँ एक बात और पढ़िए आगे, कह रहा है कि इट कैरीज अ लोड ऑफ 8 पर 4 जीरो, 1 दाएं सैकड़ा हजार 10,000, यानी ये 80,000 न्यूटन लोड को कैरी कर रहा है। तो 80,000 न्यूटन लोड को कैरी कर रहा है, यानी आपको लोड गिवन है, यानी यहाँ पे लोड गिवन है LOAD। लोड को अगर हम P से रिप्रेजेंट करें तो आपको क्या गिवन है बाबू? अरे बोलो तो सर गिवन है, लिखो 8,00,00 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ इतना लोड दिया हुआ है। कह रहा है आपको डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिविट। देखिए हाँ एक बात और, डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिविट, और रिविट का कौन टाइप्स के रिविट यूज करना है वो भी दिया गया है कि पावर ड्राइवन फील्ड रिविट दिया हुआ है। यानी आपको नंबर ऑफ रिविट कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पावर ड्राइवन फील्ड रिविट। पावर ड्राइवन फील्ड रिविट को कैलकुलेट करना है, दैट इज n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। चलो अच्छा एक बात और बताइए, इक्वेशंस पूरा पढ़ने से आपको क्या क्या चीज़ दिख रहा है? तो सर हमको सबसे पहला तो एक चीज़ दिख ही नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? तो सर नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट कहाँ है? नहीं दिख रहा है। चलो तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट आप कैलकुलेट कर लोगे कहाँ से? तो सर अनविन का एक फॉर्मूला जानते हैं, उधर से नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट निकलता है। तो लिखो यूजिंग अनविन्स फॉर्मूला। जैसे ही आपने अनविन्स फॉर्मूला का यूज किया, यूजिंग अनविन्स फॉर्मूला, यानी नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट बराबर हो जाएगा नॉमिनल डाया ऑफ रिविट, दैट इज DN। DN बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। हाँ DN बराबर हो जाएगा 6.01 इंटू रूट अंडर T। चलो यहाँ तक आपको समझ आता है। देखो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझदारी वाला बात करेंगे। काची वाला बात करेंगे बा? सर समझदारी वाला बात करेंगे। चलो समझदारी वाला बात ये है कि इसको इरेज कर दो, क्योंकि ये वाला दोनों वहाँ सटा दिए हैं, ठीक है ना। हाँ चलो यहाँ से आपको नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट पता चलेगा DN। तो जी अच्छा एक चीज़ और नहीं समझ आया कि सर थिकनेस ऑफ प्लेट कितना होगा? ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। तो सबसे पहले थिकनेस ऑफ प्लेट निकाल लो, T मिनिमम। अच्छा थिकनेस ऑफ प्लेट T मिनिमम कैसे निकालेंगे? दिखाई पड़ा ना। हाँ T मिनिमम कैसे निकालोगे? तो बड़ा आसानी से देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि सर अगर यहाँ पे अगर कोई रिविट लगाया गया होगा, अगर यहाँ पे आपको कोई रिविट लगाया गया होगा, तो ये जो रिविट लगाया गया होगा ना, तो एक तरह से देखने से पता चल रहा है कि ये
ये जो रिविट होगा, ये जो रिविट लगाया गया है ना, ये जो रिविट होगा इस रिविट बट ज्वाइंट के जैसा होगा। किसके जैसा होगा? बट ज्वाइंट के जैसा होगा। ये जो रिविट दिख रहा है ना, ये रिविट किसके जैसा होगा? बट ज्वाइंट के जैसा होगा। और बट ज्वाइंट में हम लोग टी मिनिमम कैसे कैलकुलेट करते थे? तो सर कहते थे मिनिमम ऑफ मेन प्लेट, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, कॉमा सम ऑफ थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, ये करते थे। तो बताओ मिनिमम ऑफ थिकनेस ऑफ मेन प्लेट यानी गसेट प्लेट हो जाएगा, यानी 10 mm, और सम ऑफ द कवर प्लेट यानी ये दोनों एक तरह से कवर प्लेट जैसा काम करेगा, तो ये 8 mm और ये भी 8 mm, यानी 8 + 8 बराबर क्या हो जाएगा? 16। यानी हम कहेंगे कि सर यहाँ पे देख लेंगे मिनिमम ऑफ 10 mm और 16 mm दोनों में से पतारका कौन है? तो सर टी मिनिमम की वैल्यू हमारा आ गया 10 mm। कितना mm? 10 mm। अब यहाँ पे आप नॉमिनल डायमीटर के हेल्प से आप यहाँ पे अनविन फार्मूला के हेल्प से आप नॉमिनल डायमीटर निकाल सकते हो। कैसे? तो 6.01 इंटू √100t, यानी 6.01 इंटू √110। जैसे ही √110 करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगा नॉमिनल डायमीटर का वो कितना आने वाला है? तो सर लिखो तो 19.22 करके आता था। रुको कैलकुलेट के देखिए, 19 पॉइंट आता था 005, ठीक है ना। तो नॉमिनल डायमीटर इतना आ गया, तो इसकी मदद से लिख देंगे ग्रोस डाया ऑफ रिविट। क्यों ग्रोस डाया निकाल रहे हैं सर? तो सब कैलकुलेशन हम तो ग्रोसेस से करते हैं, तो डी नोट निकाल दीजिए सीधी। अच्छा 19 mm का बाजार में कोई रिविट नहीं होता। बाजार में कहने का मतलब IS कोड में कोई रिविट नहीं होता। इसका मतलब आपको 20 mm वाला रिविट यूज करे पड़ेगा। यानी नॉमिनल डायमीटर कितना हो जाएगा? तो सर 20 mm प्लस 1.5 mm। 1.5 mm काहे जोड़ दिए? हमार मन नहीं, 1.5 mm हम IS कोड के अनुसार जोड़े हैं। 25 mm छोटा रिविट रहेगा डायमीटर का तो 1.5 जोड़ेंगे, अगर 25 से बड़ा रहेगा तो हम 2 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो नॉमिनल डायमीटर से हम ग्रोस डायमीटर निकाल दिए और ग्रोस डायमीटर आपको आ गया कितना? 21.5 mm। बस आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गया। डायमीटर से ग्रोस डायमीटर कैलकुलेट कर लिए। अब आपको एक चीज और इन्फॉर्मेशन गिवन है, पावर ड्राइवन फील्ड रिविट गिवन है। क्या चीज है? फॉर पावर ड्राइवन फील्ड रिविट, फॉर पावर ड्राइवन फील्ड रिविट, पावर ड्राइवन फील्ड रिविट। अच्छा बताइए पावर ड्राइवन फील्ड रिविट के लिए, अच्छा ये काहे ला दिया पावर ड्राइवन फील्ड रिविट? यही रिविट आपको यूज करना है। तो जब बताओ कि अगर यही रिविट हमारा यूज कर रहा है तो यही रिविट का सारा IS कोड वाला स्पेसिफिकेशन भी लिखना होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब पावर ड्राइवन फील्ड रिविट के लिए टाउ VF यानी शियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितना होगा? तो सर हम जानते हैं कि 90 होता है। कितना होता है? 90 Nm/mm² होता है, ठीक है ना। चलो इतना बात तो आपको समझ आता है। तो बियरिंग का भी बता दो, तो सिग्मा BF बराबर होता है 270 होता है। किसके लिए? तो सर आपने ही तो बताया था कि बियरिंग स्ट्रेस अगर पावर ड्राइवन फील्ड रिविट रहेगा तो 270 ले लेना है, ठीक है ना। हाँ चलिए, इतना से ही आपको निकल जाएगा रिविट वैल्यू। तो रिविट वैल्यू निकालने के लिए आपको रिविट वैल्यू निकालने के लिए शियरिंग स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस निकालना होगा। चलो एक बात बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे सिंगल शियर निकालना होगा कि डबल शियर निकालना होगा? तो सर डबल शियर निकालना होगा। एक बार रिविटवा यहाँ से भी फेल कर सकता है और एक बार शियरिंग में रिविटवा यहाँ से भी फेल कर सकता है। चलिए इतना बात आपको समझ आता है और आना भी चाहिए, ठीक है। हाँ अब हम लोग निकालते हैं शियरिंग स्ट्रेंथ। शियरिंग यहाँ पे दिखाई पड़ा ना? हाँ शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ
शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट इन डबल शियर डबल शियर के केस में शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट कितना हो जाएगा? तो सर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं PSS, ऐसा है ना, डबल शियर PSS लिख देंगे तो डबल शियर समझना। तो सर PSS बराबर हो जाएगा आपको ये 20 mm ऐसा मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे 19.005 राउंड ऑफ करके लगभग लिख दिए 20 mm का रिविट आपको लेना है, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ से हमारा जगह बन गया, इंजीनियर वो हुए ना जो जगह बना ले गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से PSS की वैल्यू कितना आ जाएगा? तो सर टॉ VF 2 गुने डबल शियर ना होगा बाबू, शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ रिविट इन डबल शियर। तो डबल शियर केस में क्या हो जाएगा? 2 इंटू टॉ VF इंटू π/4 इंटू डी नॉट के होल स्क्वायर। इसको रख दो वैल्यू 2 इंटू 90 इंटू π/4 इंटू डी नॉट के जगह पर हो जाएगा 21.5 mm के होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से आपको शेयरिंग स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। बस बियरिंग स्ट्रेंथ निकाल दीजिए, बियरिंग स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट कर दीजिए रिविट। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ भी ये भी चीज़ हम पर पिच में निकाले हैं। कहाँ पे निकाले हैं? पर पिच में। और यहाँ पे भी निकाल रहे हैं कहाँ पे? पर पिच में। सारा कैलकुलेशन हम लोग जनरली पर पिच में ही करते हैं, ठीक है ना। हाँ, जब पूरा लेंथ में करना होगा तब पूरा लेंथ में करेंगे, लेकिन अभी पर पिच से ही काम चल जा रहा है, ठीक है ना। कब केस आएगा सर पूरे लेंथ के लिए? तो ज़रूरत आएगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे PB बताओ, PB बराबर क्या लिख सकते हैं? सिग्मा BF इंटू डी नॉट इंटू टी मिनिमम। चलो इसको सॉल्यूशन करो, 270 गुने डी नॉट कितना हो जाएगा? तो सर 21.5 कोची बोलते हैं उसको, नहीं बोले 21.5 नहीं बोलिए उसको, 21.5 बोलिए, 21.5। टी मिनिमम कितना हो जाएगा? तो सर टी मिनिमम पता रखा, प्लेट कितना आ गया? तो सर 10 mm। चलिए इतना कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आपको आ जाएगा रिविट वैल्यू। तो रिविट वैल्यू हो जाएगा रिविट वैल्यू मिनिमम ऑफ दिखाई पड़ा ना, रिविट वैल्यू होता है मिनिमम ऑफ, रिविट वैल्यू बराबर हो जाएगा मिनिमम ऑफ, ऐसे लिखते हैं रिविट वैल्यू बराबर हो जाएगा मिनिमम ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस एंड बियरिंग स्ट्रेस, यानी PB, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से आपको रिविट वैल्यू कैलकुलेट करके, अभी देखिए कैलकुलेट करने के बाद आपको रिविट वैल्यू पता चल गया। देखिए रिविट वैल्यू, देखिए अभी हम शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाल दिए, शेयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू हमारा ये आ गया, बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट किए, बियरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू ये आ गया। दोनों में से नन का आपको क्या हो जाएगा? रिविट वैल्यू हो जाएगा। बस रिविट वैल्यू तो निकालना था। रिविट वैल्यू के बाद हम लोग क्या निकाल देंगे? रिविट वैल्यू के बाद हम लोग निकाल देंगे, क्या निकालेंगे सर? नंबर ऑफ रिविट निकालेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस पूरा हम इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए क्वेश्चंस को आप लोग पीछे करके ना होगा तो पॉज करके लिख दीजिएगा। रिविट वैल्यू वहाँ पे तो दिखाई नहीं पड़ रहा, रिविट वैल्यू आपको आ गया, रिविट वैल्यू यानी RV बराबर हमारा दिखाई पड़ रहा ना। हाँ, RV बराबर हमारा आ गया, दोनों में से नन का ये वाला है बाबू 58058.00 न्यूटन, ये हमारा रिविट वैल्यू आ गया। और हमारा लोड ये पता है, लोड कितना दिया हुआ है बोलो? अरे लोड P बराबर लिखिए सर 8 1 2 3 4 न्यूटन। बस नंबर ऑफ रिविट बराबर हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ रिविट बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ रिविट बराबर होता है लोड बट्टा रिविट वैल्यू। बस लोड कितना है?
तो सर 8000, रिबिट वैल्यू कितना है 5805, अरे 8 नहीं है 0 है, ठीक है ना, कैलकुलेशन सही करके लिख दिए ना, चलो 0.00 जो भी है, ठीक है ना, इतना। ए भी न्यूटन में, न्यूटन से न्यूटन लेस, ठीक है ना। हाँ, इसको कैलकुलेट करते हैं पॉज करके। यहाँ पे जो कैलकुलेट करने के बाद आया नंबर ऑफ रिबिट, वो आया 1.37 आया, ठीक है ना। ये देखो, अब एक बात ध्यान दो कि एक रिबिट तो लगा नहीं सकते हैं, 1.5 रिबिट, ऐसे कोई रिबिट आता है क्या, या तो 1 रिबिट लगाओ या तो 2 रिबिट लगाओ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करो, 2 रिबिट लगा दो। कितना रिबिट लगा दो, 2 रिबिट लगाने की जरूरत पड़ेगा। 1 रिबिट जब लगाइएगा ना तो घूम जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कभी भी हम लोग स्ट्रक्चर में 1 रिबिट नहीं लगाते हैं। अगर 1 रिबिट कैलकुलेट करके आ भी रहा है तो उसको हम ज़बरदस्ती 2 रिबिट लगा देते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। तो नंबर ऑफ रिबिट कितना पता चल गया, लिख रहा होगा नंबर ऑफ रिबिट रिक्वायर्ड 2 रिबिट, आपको नंबर ऑफ रिबिट रिक्वायर्ड कितना होगा, रिक्वायर्ड इज 2। कितना रिबिट की जरूरत पड़ेगा, 2 रिबिट की जरूरत पड़ेगा। अब मान लीजिए कि रिबिट लगा दिए, रिबिट तो निकाल के ला लिए, लेकिन ये रिबिट को जब लगाइएगा तो उसके लिए आपको पिच लेंथ लगाना होगा। कितना पिच लेंथ लेना है, कितना एज डिस्टेंस लेना है, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इतना को पहले आप लोग कर लीजिए कॉपी, साइड हो जाते हैं, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद बड़ा आराम से इसको हम अभी फिगर को ट्रेस करते हैं। देखिए कोई बहुत बहादुरी नहीं फिगर बनाना, ठीक है ना। इधर इरेज करते हैं। इतना आप लोग लैंग्वेज वाला नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट टी मिनिमम लिख दीजिएगा देख करके। देखिए सबसे पहले 2 रिबिट लगाना है, तो हम कैसे कैसे 2 रिबिट लगावेंगे। सबसे पहले गसेट प्लेट, तो कोई भी गसेट प्लेट होता है ना तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये आपको सपोज करिए कि ये कोई गसेट प्लेट है, ऐसा गसेट प्लेट को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका कैसा प्लेट है, गसेट प्लेट है, ये आपका गसेट प्लेट है। हमेशा गसेट प्लेट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका गसेट प्लेट है, और इस गसेट प्लेट में 2 एंगल बैक टू बैक जोड़ा लेते हैं। दोनों एक ही पर कोइंसाइड करता हुआ नजर आएगा। एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है, एक ही एंगल है, मतलब उसी पर कोइंसाइड किया हुआ, ठीक है ना। और ये एंगल ऐसा, ये एंगल है, ठीक है ना। हाँ, ये आपका क्या है, एंगल सेक्शन है। अब इसमें जो रिबिट लगाना है, 2 रिबिट लगाना है, तो ये दोनों जो रिबिट लगा दिए, सपोज करके एक रिबिट यहाँ पे लगाएं और एक रिबिट यहाँ पे लगा दी, 2 रो में रिबिट लगा दी। तो ये रिबिट लगाने के लिए आपको सोचना होगा ना कि ये इन डिस्टेंस कितना रखें, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना रखें, इसको बोलते हैं इन डिस्टेंस कितना रखें। और दूसरा आपको ये सोचना होगा कि यहाँ से यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं पिच, क्या बोलते हैं, पिच। तो ये पिच डिस्टेंस कितना रखें, ये सोचना होगा। तो कभी कभी देखो आपका आंसर यहीं तक कंप्लीट हो गया, आपके क्वेश्चंस के अनुसार आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया, लेकिन हम लोग थोड़ा और सोच लेते हैं कि अगर आपको इसको डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें कैसे कैसे सोचेंगे। तो ये हो गया गसेट प्लेट। ये जो ग्रीन कलर वाला जो दिखा रहा है ना, ये कौन सा प्लेट हो गया, ये ग्रीन कलर वाला को बोलते हैं गसेट प्लेट। ऐसा नहीं ग्रीन कलर का होता है गसेट प्लेट, गसेट प्लेट, ठीक है ना। हाँ, अब हमको पिच निकालना होगा। तो मिनिमम पिच कितना होता है, पी मिनिमम। तो पी मिनिमम 2.5 mm, पी मिनिमम 2.5 इंटू डी नोट, एकरा से कम नहीं होना चाहिए, डी नॉट नहीं, डी नॉमिनल डायमीटर डी एन, एकरा से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नोट लेस देन इतना, ठीक है ना। तो यानी 2.5 इंटू 20
यानी 50 mm मिनिमम पिच होना चाहिए। तो हम लोग पिच ले लेंगे से, पिच की वैल्यू ले लेंगे हम लोग कितना, पिच प्रोवाइडेड पिच, इतना पिच मिनिमम है तो हम लोग प्रोवाइडेड पिच ले लेते हैं। कितना पिच प्रोवाइडेड करेंगे, प्रोवाइडेड पिच कितना पिच कर देते हैं, 70 mm कर देते हैं, ठीक है ना, 70 mm कर देते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, एंड डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ई मिनिमम नोट लेस देन 2 इंटू डी या 1.5 इंटू डी 1.5 इंटू डी नोट, ठीक है ना। हाँ तो चलो 1.5 इंटू डी नोट कर देते हैं, 1.5 इंटू 21.5, ठीक है ना। अगर नॉमिनल डायमीटर से भी उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ तो नॉमिनल डायमीटर से ही चेक कर लो, आसान होगा, है ना। 2 इंटू डी एन, ठीक है ना। तो 2 गुने डी एन 21.5, यानी आपको मिनिमम एज डिस्टेंस कितना रखना होगा, तो सर 2 गुने 21 दूनी 42 और 1 43, यानी 43 mm। 43 mm से कम नहीं ई मिनिमम होना चाहिए। तो हम प्रोवाइड कितना कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे हम लोग सर, और ज़्यादा थोड़ा सा कर देते हैं, सेफ होगा, ज़्यादा बढ़िया होगा, 50 mm कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ यानी आप यहाँ पे 50 mm ये वाला रख दोगे, 50 mm यहाँ से यहाँ, और पिच रख दोगे कितना, पिच रख दोगे 70 mm, तब हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर सेफ रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, अदरवाइज कोई झमेला नहीं है, ठीक है। आज का क्लास इतना ही। अब मात्र इस कनेक्शन, रिपीटेड कनेक्शन से 2 न्यूमेरिकल्स और चलेंगे, डिजाइन वाला, बस रिपीटेड कनेक्शन खत्म, वेल्डेड स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आप लोग चाहो तो अलग अलग बुक का बना सकते हो, डॉट्स को हमारे पास पर्सनली शेयर कर सकते हो, ठीक।